अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप सब सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी में आपको। बेटा कल जो आपका टेस्ट नंबर 7 2019 के पेपर्स प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ का जो टेस्ट होने वाला है उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस आपको समझ ना आए आप डिस्कशन फोरम पर पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते जाएंगे जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है बाइल इज़ स्टोर्ड इन। बाइल कहाँ पर स्टोर होती है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर गाल ब्लैडर ही है। लेकिन सम टाइम वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन, बाइल पैदा कहाँ पर होती है। तो याद रखिएगा बेटा बाइल पैदा लीवर में होती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। बाइल प्रोड्यूसर लीवर है और बाइल को स्टोर करने वाला जो ऑर्गन है वो आपका गाल ब्लैडर है। ये बात आपने जहन में रखनी है बेटा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ उसने पूछा है कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन। पाकिस्तान का जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था या दूसरा आइन था वो कब लागू हुआ था। तो बेटा इसका जवाब है 8 जून 1962। और उस वक्त अयूब खान साहब की गवर्नमेंट थी जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अब वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहला कानून कब लागू हुआ था, दूसरा कब और तीसरा कब, सॉरी आइन। तो बेटा पहला आइन आपको मालूम होना चाहिए कि 1956 में आपका हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आपका 1962 यहाँ पर आया हुआ है। और तीसरा आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि तीसरा जो आपका आइन था वो 1973 में आपका इन्फोर्स हुआ था। उनके डेट्स भी आपको बता देते हैं। पहला 23 मार्च 1956 को, दूसरा 8 जून 1962 को और तीसरा 14 अगस्त 1973 को हुआ था बेटा। तो अब अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल कर वहाँ पर ये चीज़ें अपने पास ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में बेटा आपको पता है कि प्रेजेंटेशंस चल रही होती हैं और वो प्रेजेंटेशन स्लाइड की मदद से चलती हैं। तो अगर आपने कोई न्यू स्लाइड एंटर करनी है तो Ctrl+M के ज़रिए आप न्यू स्लाइड को वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जनाब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को, यहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बाय एरिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज। तो बेटा एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी स्टेट थी ना पार्टीशन के टाइम वो कश्मीर थी। लेकिन एक और क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट कौन सी थी। तो याद रखिएगा बेटा पापुलेशन के हिसाब से जब वो आपसे पूछे तो आपने हैदराबाद को टिक करना है। एरिया के हिसाब से आपका कश्मीर है, यानी ये कश्मीर जो है आपका एरिया के हिसाब से है। और हैदराबाद दक्कन की बात की जाए तो किस हिसाब से है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट थी पार्टीशन के वक्त। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बेटा बताता चलूँ कि ये जो हैदराबाद दक्कन था इसकी तकरीबन पॉपुलेशन 16 मिलियन थी और कश्मीर की पॉपुलेशन 4 मिलियन थी। तो जहन में रखिएगा कश्मीर की पॉपुलेशन तकरीबन 4 मिलियन थी पार्टीशन के वक्त, और हैदराबाद दक्कन की अपना पार्टीशन के वक्त टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 16 मिलियन थी। तो देख लें आप कितना फ़र्क है इनमें। अब 16 मिलियन आबादी थी हैदराबाद की और कश्मीर की 4 मिलियन थी। तो ऑफ़ कोर्स जो आपका आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ी स्टेट थी वो हैदराबाद थी, और कश्मीर आपकी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट थी उस वक्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें बेटा। द मोपला अपराइजिंग या रिवोल्ट, जिसे बगावत भी आप कह सकते हैं, इन 1921। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हुई कब थी, 1921 में, अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इंडिया वाज। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन ए टिक हुआ बेटा, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जब मैंने इसको सर्च किया ना तो मुझे इसका जो ज़्यादा ना ये ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन सी, टू लैंड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। बाकी ये आप लोगों के लिए भी मैं असाइन कर रहा हूँ, इसको आप सर्च करेंगे और डिस्कशन फोरम पर बताएंगे कि जो मोपला अपराइजिंग 1921 में हुई थी उसका ज़्यादा जो मकसद था वो क्या था। वैसे तो उस वक्त जो है कांग्रेस के जो है ना काफ़ी सारे लीडर्स वो भी कैद में थे, तो वो चाहते थे कि वो छूट जाएं वहाँ से, तो वो भी एक मकसद था। लेकिन खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट देने के लिए भी ये स्टार्ट हुई थी। तो अब इसको आप लोगों ने भी कंफर्म करना है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद बेटे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी बेटा, ये देखें फेमस सिटी ऑफ टर्की इस्तंबुल। अच्छा, अब ये फेमस सिटी पूछा है उसने, टर्की का इस्तंबुल। अब इस्तंबुल फेमस क्यों है, इसकी वजह क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 की बेटा हम बात करें कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि ये फेमस जो है सिटी है इस्तंबुल। हालांकि जो इसका कैपिटल है वो तो अंकारा है। अगर आपसे टर्की का कैपिटल पूछ लिया जाए तो कैपिटल इसका इस्तंबुल नहीं है, कैपिटल इसका अंकारा है, ठीक है ना। लेकिन मशहूर ये ज़्यादा है आपका इस्तंबुल। तो इसकी क्या वजह है बेटा? इसकी वजह यह है कि जो इस्तंबुल है ना, ये एक ऐसा शहर है तुर्की का जो एशिया और यूरोप दोनों ममालिक के दरमियान है। इसका दोनों कंटिनेंट्स के दरमियान है। इसका कुछ हिस्सा एशिया कंटिनेंट में आता है और कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आता है। इस वजह से ये जो है ना इस्तंबुल ज़्यादा मशहूर है। वैसे भी ये इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेड के मामले में भी ज़्यादा इसी को प्रेफरेंस दी जाती है, इस सिटी को। उसके बाद बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 अब जो है ना, फील्डिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब देखें, अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे फिर पूछते हैं कि सर स्टीव रिक्सन अब नहीं है, अब तो कोई और है। अब देखें, ये तो चेंज होता रहता है ना, तो ये अब कुछ और होगा। इसको आप फ़िलहाल चेक कर लेंगे कि इस वक्त कौन है। उसके बाद जनाब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रेलिवेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 ये आ गया जी। क्वेश्चन 39, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज़ नॉन एज डक्टिलिटी। तो वो कह रहा है कि मेटल्स को अगर आप पीट कर कूट कर और उनकी तारें बनाए तो इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहा जाता है। अब यहीं पर बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ तो उसने कहा है कि अगर तारें बनाई जाए तो डक्टिलिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि शीट्स बनाएं, अगर आप उसकी चादरें बनाएं तो उसे क्या कहेंगे? तो फिर ये ऑप्शन बी मेलिबिलिटी इसका ठीक होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शीट्स का क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है तो आपने ये ऑप्शन टिक करना है, मेलिबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज़ नॉन एज डक्टिलिटी। और अगर आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाए कि शीट्स बनाने के लिए कौन सी क्वालिटी है, तो मेलिएबिलिटी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ये बात जहन में रखना है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ बच्चों को खैर शायद ना पता हो, आई होप सो पता होगा। वैसे उशर इज़ लेविड ऑन एग्रीकल्चर। बेटा जिस तरह ज़कात जो है आपके गोल्ड पर, सिल्वर पर, जानवरों पर, पैसे पर लागू होती है ना, इस तरह जो उशर है ना, ये एक किस्म की ज़राई ज़कात है। तो जब भी फसल काटी जाती है तो उशर की ज़कात, उशर जो है ज़कात की सूरत में आपको निकालनी चाहिए और ये हर फसल के काटने पर देनी होती है। इसकी कोई फ़िक्स मिकदार नहीं है, लेकिन ये बहरहाल ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह ना नॉन मुस्लिम से ख़राज लिया जाता है, वो एक अलग टर्म है बहरहाल। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 51, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 51 ये इंग्लिश का क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बेनिडिक्शन। तो बेनिडिक्शन का मतलब तो बेटा दुआए खैर होता है, तो ब्लेसिंग ही होगा इसका फोर्स। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 66। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 66 नेक्स्ट पेज पर है आई थिंक। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो बेटा, यहाँ पर उसने पूछा नेम द न्यू बुक ऑफ हिलरी क्लिंटन रिलीज्ड इन 2014। अब यहाँ पर जो है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ बुक में जो इसका आंसर है ना, वो लगा हुआ है लिविंग हिस्ट्री। लेकिन बेटा लिविंग हिस्ट्री तो 2003 में लिखी थी उसने, जबकि उसने आपसे पूछा है 2014। तो 2014 का जो करेक्ट आंसर है वो हार्ड चॉइसेस है, लिविंग हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना इसने एक 2019 में बड़ी फेमस बुक लिखी है। ये मैं आपके नाम मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि 2019 में हिलरी क्लिंटन ने कौन सी मशहूर किताब लिखी है, ठीक है जी। तो 3 किताबों के बारे में पूछा जाता है हिलरी क्लिंटन का। 2003 में उसने लिखी है लिविंग हिस्ट्री, और 2014 में लिखी है हार्ड चॉइसेस, और 2019 में उसने कौन सी बुक लिखी है ये आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि अब ये आने वाले पेपर्स में आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 71 ये पूछ रहा है जी, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेट ऑन। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट कब सेट हुई थी? तो बेटा 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट सेट हुई है। पाकिस्तान तो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को सेट होते थोड़ा टाइम लग गया था। और यही अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल कौन सा है, तो बेटा आपको बता देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद है। क्या है जी आज़ाद कश्मीर का कैपिटल? मुज़फ़्फ़राबाद।
अब ये जो पेन है ना, इसे थोड़ा लिखना मुश्किल है, मैं देखूंगा कोई अच्छा पेन अगर मिल जाता तो ऑनलाइन लिखने के लिए। मुज़फ़्फ़राबाद इसका कैपिटल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बेटा सबसे बड़ा शहर मुज़फ़्फ़राबाद नहीं है, मुज़फ़्फ़राबाद सिर्फ इसका कैपिटल है। सबसे बड़ा शहर मीरपुर है, ये बात भी जहन में रखिएगा। तो 2 सवाल मैंने आपको यहाँ बताए हैं कि आज़ाद कश्मीर का कैपिटल कौन सा है, मुज़फ़्फ़राबाद, और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मीरपुर। तो ये आपसे टेस्ट में भी हम पूछ सकते हैं फिर बेटा। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं, मेरे ख्याल है बैक यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलियंस आर कॉल्ड आसी या एंटीपोडियन भी कहा जाता है इनको, तो 2 नाम हैं इनके, आसीज़ कहलाते हैं या फिर ये जो है एंटीपोडियन कहलाते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन डी दे रखा है प्रोटीज़ जो है ये साउथ अफ्रीका वाले हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीकन टीम को इसलिए प्रोटीज़ भी कहा जाता है। और आसीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी कहते हैं, क्रिकेट टीम को या जो भी उनकी टीम हो, कोई फुटबॉल की हो, या एंटीपोडियन भी कहा जाता है। ये 2 नाम हैं उनके। सलाहुद्दीन अयूबी ज़ाहिर सी बात है सीरिया में मदफून है और दमश्क में मदफून है जी, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये, इसको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ किस कबीले से था। बनु खज़रत से उनका ताल्लुक़ था। कुछ स्टूडेंट्स के पास ओल्ड बुक होगी तो उसमें इसका आंसर बनु उमैया होगा, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या है जी, बनु खज़रत से आपका ताल्लुक़ था, ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। बड़ा ही मशहूर सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, सूरह आले इमरान में रकू की तादाद कितनी है। तो बेटा कुल 200 रकू हैं। और अगर आपसे आयात की तादाद पूछ ली जाए तो बेटा आयात मैं आपको बता देता हूँ, आयात सूरह आले इमरान में 200 हैं। और ये भी बता दूं कि सूरह आले इमरान कुरान पाक की दूसरी बड़ी सूरत है। सबसे बड़ी सूरत सूरह अल बकरा है और सूरह आले इमरान कुरान पाक की दूसरी बड़ी सूरत है। और अगर इसका ये पूछ लिया जाए पेपर में आपसे कि सूरह आले इमरान मदनी है या मक्की, तो बेटा याद रखिए सूरह आले इमरान मदनी सूरत है। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मक्की सूरतें ज़्यादातर मुख्तसर हैं और मदनी सूरतें ज़्यादातर लंबी और बड़ी सूरतें मदनी हैं मोस्टली, ठीक है जी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 90, ए राह हक के शहीदों किसने लिखा है जी। क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। ए राह हक के शहीदों मुशीर काज़मी साहब ने लिखा है। ये बहुत बार पेपर्स में आ चुका है तो आपको इसे थोड़ा सा याद रखना चाहिए। इससे रेलेवेंट एक और क्वेश्चन भी है, वो पूछ सकता है, क्योंकि आजकल वो जो है ना रेलेवेंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है कि ए राह हक के शहीदों लिखा तो मुशीर काज़मी ने, गाया किसने था। तो सुन लीजिए बेटा, ये नसीम बेगम एक गुलकारा थी, उन्होंने इसको गाया था, ए राह हक के शहीदों, ठीक है जी। नसीम बेगम ने सबसे पहले गाया था, बाद में तो शायद मेरे ख्याल है मैडम नूरजहां ने भी गा लिया हो ये, लेकिन सबसे पहले इसको नसीम बेगम ने ही गाया था। उसके बाद चलते हैं बेटा आगे। तो थोड़ा सा देखें, ये जो डिटेल्स हम देते हैं ना, इनको ज़रूर आप पढ़ा करें, कि इनको आप खुद ही पढ़ लेंगे बहरहाल, ठीक है ना जी। ये देखें ना, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने बता रखा है कि ये 2 फरवरी 1973 को नेशनल असम्बली में पेश हुआ ये, और 19 अप्रैल को इसे रेटिफाई किया गया है, और 14 अगस्त को जनाब ये आपका इन्फोर्स हो गया था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये रेड क्रॉस के मोटो के बारे में बताया गया कि ओरिजिनल मोटो ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस वाज इन वार चैरिटी, यानी कि वार के दौरान चैरिटी की बात करते थे, ये वार के जो विक्टिम्स थे उनकी हेल्प की बात करते थे। तो ये बहुत बार पेपर में आ चुका है कि चैरिटी इन वार, लेकिन वो यहाँ पर आपसे इसके एग्जैक्ट वर्ड्स भी पूछ सकता है, इंटर एरमा कैरिटस या चैरिटस भी आप इसको बोल सकते हैं। दिस क्रिश्चियन स्पिरिटेड स्लोगन वाज अमेंडेड इन 1961 विद द न्यूट्रल मोटो पर ह्यूमैनिटेशन एड। अब ये कोई ना जर्मन टर्म्स ही हैं ये उनके हिसाब से, विद ह्यूमैनिटी टुवार्ड्स पीस। तो पीस के लिए बात करते थे ये, इन वार चैरिटी। ज़्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है कि रेड क्रॉस का मोटो क्या है, तो आप कह सकते हैं चैरिटी इन वार, या फिर ओरिजिनली आर्मा कैरिटस, ये जो लिखा हुआ है इंटर आर्मा कैरिटस। ओरिजिनल को भी आप याद रखेंगे, इंटर आर्मा कैरिटस इसका ओरिजिनल था और बाद में वो चेंज हुआ था। अच्छा जी, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं जी। ये 8 जून 1962 को ये मंजूर हुआ है और इसके 250 आर्टिकल्स हैं बेटा, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है 250 आर्टिकल्स हैं, फिर वो कह रहा है कि इसके 12 पार्ट्स हैं और 3 शेड्यूल्स हैं।
ये इसकी मज़ीद डिटेल है कि 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ है। 250 टोटल आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। तो ये डिटेल तो आप खैर खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये है कि सामने चलो आ रहे हैं तो हम देख लेते हैं। ये आपकी जो फीदर है इसके अंदर 16, ये 16 पर होते हैं इसके अंदर तकरीबन शटल कॉक के अंदर। उसके बाद जो 1857 की जंग आज़ादी ये जनाब मीरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और उसके बाद ये फैल गई थी कहाँ तक, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इन सारे शहर में। 1857 में स्टार्ट हुई है। अच्छा, ये 59 आया हुआ है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली इसका जो आंसर है ना, ये नवंबर 1858 में एंड हो गई थी फॉर्मली, उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया था। हाँ, कुछ झड़पें होती रही तो 59 तक बात चली गई, लेकिन एक्चुअली आंसर जो है नवंबर 58 में ये ख़त्म हो गई थी जंग बहरहाल। उसके बाद चलते हैं जी, इन चीज़ों को बहरहाल आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा डिटेल जो दी गई है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट पेपर को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वरना इसी में टाइम लग जाएगा, काफ़ी लेंथी हो गया पहले भी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जी। IBRD इज़ अनदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब IBRD ये एक दफ़ा FPSC के पेपर में पूछा गया था। इसका मतलब है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है जी, व्हाट डिस्क्राइब्स द रॉकी पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इट्स हिस्टोरिक डेवलपमेंट। तो जियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। अर्थ क्रस्ट ये ज़मीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर ये पत्थर वगैरह आपको मिलते हैं, तो इसकी अगर आप स्टडी करते हैं तो इसको जियोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का मतलब है कि जिसको कत्ल किया गया हो। तो ये जो अब्राहम लिंकन साहब थे इनको कत्ल किया गया था, और भी थे, जॉन ऑफ कैनेडी को भी कत्ल किया गया था, लेकिन फ़िलहाल जो ये ऑप्शन थे इनमें अब्राहम लिंकन को ही कत्ल किया गया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका के कौन से सदर थे, तो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। कौन से प्रेसिडेंट थे ये, अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। और आपको पता है कि अमेरिका में 2 पार्टीज़ का ज़्यादातर वो नाम आपने सुना होगा, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो ये अब्राहम लिंकन साहब जो है फर्स्ट रिपब्लिकन थे, ठीक है, पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे ये। इससे पहले जो भी थे वो डेमोक्रेटिक थे, तो पहले रिपब्लिकन। बस आगे बात आपको समझ आ जाएगी। तो 2 बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं कि अब्राहम लिंकन एक तो 16वें सदर थे अमेरिका के, और दूसरा जनाब ये 16th प्रेसिडेंट फर्स्ट रिपब्लिकन थे। इनको जो मारने वाला बंदा था ना वो एक एक्टर था, और जॉन विक्स बूथ उसका नाम था। ये आप इंटरनेट से जाकर चेक भी कर सकते हैं। अब उसके क्या मसाइल थे, क्या अंदरूनी कहानियाँ थी, वो आप जाकर मज़ीद खुद पढ़ लेंगे बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा मशहूर और रिपीटेड क्वेश्चन है। OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जद्दा में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला इसका सेक्रेटरी कौन था, तो अब्दुल रहमान साहब इसके सबसे पहले सेक्रेटरी थे, और वो मलेशिया के PM थे, ठीक है जी। OIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, जद्दा में। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ के, अब्दुल रहमान साहब, और वो मलेशिया के PM थे। ये बात जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लें। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट मेंबर ऑफ G7। G7 जनाब ये पावरफुल 7 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेन उसका हिस्सा नहीं है। इसके अंदर जो ममालिक हैं वो आप देख सकते हैं, कनाडा है जनाब, इटली है, फ्रांस है, जापान है, UK है, जर्मनी है, USA है, बट स्पेन उसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लें, ये बड़ा हिस्टोरिकल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 30 है जी, विच पाकिस्तानी सिपाही कैम बैक फ्रॉम इंडिया आफ्टर रिमेनिंग इन इंडियन प्रिजन 40 ईयर्स। इंडिया की जेलों में 40 साल तक आप कैद रहे, और 2018 में वापस आया था ये सिपाही मकबूल हुसैन। तो मकबूल हुसैन के बारे में बेटा आपको बताता चलूँ कि जब 40 साल बाद 2018 में ये वापस आए ना, तो ज़बान भी इनकी काटी हुई थी उन्होंने, क्योंकि वो इनसे कहलवाते थे जी पाकिस्तान मुर्दाबाद का, वो ये कहते नहीं थे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे। तो उन्होंने इनकी ज़बान काट दी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, 40 साल तक इनको बड़ी अजियतें पहुँचाई। लेकिन जब ये पाकिस्तान में दाखिल हुए ना, तो बेटा ये अपने घर नहीं गए, ये पहुँचे अपनी आर्मी ऑफिसर की तरफ। जिस बटालियन से इनका ताल्लुक़ था ना, जिस रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ था, वहाँ पहुंचकर इन्होंने सल्यूट मारा, और इनको अपना बेल्ट नंबर तक याद था अपना, और इन्होंने वहाँ जाकर बताया कि मेरा फ़लाँ नंबर है, बेल्ट नंबर, मैं फ़लाँ बटालियन से, और सल्यूट मारा था कि सिपाही मकबूल हुसैन इज़ बैक ऑन ड्यूटी। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त स्टोरी है, इसको आप पढ़िएगा, सिपाही मकबूल हुसैन को लाजमी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं बेटा,
जी क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं जी। उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद बड़े फ़तेह अली ख़ान वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 1969। बड़े फ़तेह अली ख़ान साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1969 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 43, असगर खान बिकम द एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान इन 1957। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि असगर खान साहब ने 1970 में एक पार्टी बनाई थी, ठीक है जी, 1970 में इन्होंने एक पार्टी बनाई थी अपनी, उस पार्टी का नाम क्या था? चलें बता ही देते हैं, तहरीक इस्तकलाल के नाम से बनाई थी पार्टी उन्होंने 1970 में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यंगर बिरादर मौलाना शौकत अली वाज बरीड इन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो थे ये कहाँ पर मदफून है? जेरूसलम में मदफून है। और अगर आपसे मौलाना शौकत अली साहब का पूछ लिया जाए जो कि इनके दूसरे भाई हैं, तो वो दिल्ली में मदफून है, ठीक है जी, ये बात भी जहन में रखिएगा, क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जेरूसलम में मदफून है, लेकिन मौलाना शौकत अली कहाँ पर मदफून है? वो दिल्ली में मदफून है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रैकिया डिजीज़ कंसर्न्स। तो ट्रैकिया की जो बीमारी है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 को देख रहे हैं हम। ट्रैकिया डिजीज़ कंसर्न्स थ्रोट, ये गले की बीमारी, और ज़्यादातर ना ये बर्थ प्रॉब्लम होता है, बाद में नहीं, ये पैदाइशी तौर पर कुछ लोगों को मसाइल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 को आप देख लें, विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर लैटीट्यूड ऑफ अर्थ। लैटीट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, दोनों को ही डिग्री में मैयर किया जाता है। अब लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस क्या है, ये कोई स्टूडेंट ना डिस्कशन फोरम पर आकर बताएगा। देखते हैं आप लोगों को कितना नॉलेज है। उसके बाद चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 64। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, इसकी मैं करेक्शन आपको करा देता हूँ। ये किधर गया? हाँ जी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 64 आ गया जी। इंग्लिश का क्वेश्चन है ये बेटा। चेंज द वॉइस, दे वुड नॉट एग्री टू माई प्रपोजल। तो यहाँ पर हर बुक में ही लिखा हुआ है कि जी ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन मैं आपको बेटा बता दूँ कि एग्री के साथ ये टू है ना, ये टू किसी भी आप वॉइस को जब चेंज करोगे ना एक्टिव टू पैसिव, तो जो वर्ब आ रहा होता है ना वो चेंज नहीं होता। सॉरी, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आपको लाजमी लगाना होता है, उसको आप नहीं ख़त्म कर सकते। अब देखें, पहला ऑप्शन है ना, माई प्रोपोजल वुड नॉट बी एग्रीड बाय देम, तो यहाँ तो एग्री के आगे टू था, वो ख़त्म कर दिया, लिहाजा ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। माई प्रोपोजल वुड नॉट बी एग्रीड टू बाय देम, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते प्रेपोजिशन को, बाकी आपकी मर्ज़ी अगर आप ए को ठीक करते हैं तो, लेकिन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये करेक्शन मैंने आपको करा दिए बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 70, वी विल गो दियर, तो ये प्रपोजिशन है बड़ा मशहूर कि वी विल गो दियर ऑन फुट, हमेशा ऑन फुट ही होता है, बाई फुट नहीं होता। उसके बाद देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 82 को आप देख लें। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में वो कह रहा है कि व्हेन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली अंटिल द CPU नीड्स इट। तो जब तक CPU को आपके डाटा की ज़रूरत नहीं होती उस वक्त तक मेन मेमोरी में डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क में जाकर वो परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन मेन मेमोरी में वो सिर्फ टेम्परेरीली स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं कि जी जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर्स की, 84, क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड विच लैंग्वेज। तो पहली जो जनरेशन थी कंप्यूटर्स की उन्होंने मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया था। अब नेक्स्ट पेपर में वो आपसे पूछ सकता है जी जो सेकंड जनरेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करती थी, तो वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करती थी। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करती थी? असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं बेटा। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज़ कॉल्ड रेफरेंसिंग। अगर आप एक डिफरेंट शीट से दूसरी शीट के ऊपर डाटा लेकर जा रहे हो या कहीं और उस डाटा को यूज़ कर रहे हो तो इस चीज़ को रेफरेंसिंग बोला जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप अपना काम कराते हो और किसी के ताल्लुक़ की बुनियाद पर जाते हो तो आप कहते हो कि जी फ़लाँ का रेफरेंस है, तो एक जगह से दूसरी जगह आप डाटा को यूज़ कर रहे हो तो उसको आप रेफरेंसिंग ही कहोगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 91 मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। उसकी वजह बता देता हूँ जी। मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का मौजू क्या है? तो बेटा इसका मौजू है मुसलमानों का ताबनाक मंज़र। लेकिन कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि इस मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का उन्वान क्या है? तो बेटा याद रखिए, उन्वान वो होता है जो किताब के फ्रंट पेज पर लिखा हो, वो है मद्दो जज़र इस्लाम। और मौजू वो होता है जो डिटेल किताब के अंदर डिस्कस की गई हो। तो यहाँ पर उसने मौजू पूछा है, मौजू है मुसलमानों का ताबनाक माजी और उन्वान है मद्दो जज़र इस्लाम। ये बात जहन में रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने यहाँ पर आपको। उसके बाद 94 क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 94 है, उर्दू नज़म मुअर्रा का आगाज़ किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 94 को देख रहे हैं बेटा। तो मुअर्रा का आगाज़ तो हुआ था 20वीं सदी में, लेकिन ये नज़म मुअर्रा से मुराद क्या है? बेटा मुअर्रा का मतलब एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके अंदर अरकान की तादाद मुकम्मल तौर पर बराबर हो और तमाम मिसरों का वज़न भी बराबर हो। तमाम मिसरों का वज़न भी बराबर होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद इसी के ऊपर एक पड़ी हुई है क्वेश्चन नंबर 92, हाँ जी ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अहले लाहौर को ज़िंदा दिलाने लाहौर का लक़ब किसने दिया था? तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने दिया था। अच्छा, ज़िंदा दिलाने लाहौर के ऊपर एक किताब भी लिखी है एक बंदे ने, और उस आथर का नाम है सैयद नबील शाह। ठीक है जी, पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि ज़िंदा दिलाने लाहौर के नाम से बुक किसने लिखी है? तो वो सैयद नबील शाह ने लिखी है। ठीक है जी, ज़िंदा दिलाने लाहौर के नाम से बुक किसने लिखी है? सैयद नबील शाह, सैयद नबील शाह। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल के किस मजमुआ में मौजूद है? बांगे दरा में मौजूद है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अल्लामा इकबाल का पहला मजमुआ जो उर्दू का कलाम था वो कौन सा था? तो वो भी बांगे दरा है। ये अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू कलाम था। तो ये भी आपने जहन में रखना है। पेपर में अगर वो आपसे पूछ ले कि अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू का मजमुआ कलाम कौन सा था, तो वो कौन सा है बेटा? बांगे दरा ही है। ठीक है, तो शिकवा और जवाब शिकवा भी बांगे दरा में शामिल हैं, और यही अल्लामा इकबाल साहब का पहला उर्दू का मजमुआ कलाम है। आई होप सो बेटा आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट के डेटा तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और स्टे कनेक्टेड विद कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।